राधे राधे प्रिय दर्शकों। जब आज मेरी जिंदगी ने मुझे सपने पूरे करने का चांस दिया है तो मैं आपके दुकान में बैठकर कपड़े बेचूं। समीर अपने पापा को कहता है तो भानु प्रताप जी कहते हैं, बेटा यदि तू कपड़े नहीं बेचना चाहता तो कोई बात नहीं। वैसे भी तू नौकरी में कितना कमा लेगा। आज मैंने इतना बड़ा मकान जो खड़ा किया है, यह अपनी शोरूम की वजह से ही किया है। तुम दोनों भाइयों को मैं पढ़ा लिखा कर इस मुकाम तक पहुंचाया है, तो मेरे इसी शोरूम से। ठीक है, अगर तू मेरे शोरूम में नहीं बैठना चाहता तो तू अपने ही देश में कोई नौकरी ढूंढ ले। समीर कहता है, क्यों पापा, मेरा तो बचपन से सपना था कि मैं विदेश जाकर नौकरी करूं। बात उस समय की है जब अनुराधा जी का ब्याह भानु प्रताप जी के साथ हो जाता है। भानु प्रताप जी उस समय पर एक छोटी सी दुकान में बच्चों के कपड़े रखा करते थे। उनकी दुकान में मुश्किल से 20,000 25,000 तक का ही कपड़े हुआ करता था। लेकिन अनुराधा जी के आते ही भानु प्रताप जी की आमदनी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगी। अनुराधा जी के पैर भानु प्रताप जी के लिए बहुत शुभ थे। उन्होंने कब उस छोटी सी दुकान को एक शोरूम में बदल दिया, उन्हें खुद भी पता नहीं चला। अब तो भानु प्रताप जी के पास किसी चीज की कमी नहीं रही। भगवान ने उन्हें दो बेटे भी दिया, जिनका नाम समीर और राजीव रखा। अब समीर आज पढ़ लिख कर एक इंजीनियर बन चुका था और उसे विदेश जाने का मौका मिला था। लेकिन भानु प्रताप जी चाहते थे कि मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने अपने ही देश में रहकर नौकरी करे। लेकिन समीर का तो सपना था कि वह विदेश जाकर बसे। तो भानु प्रताप जी ने बहुत समझाया कि बेटा, हमारे शोरूम में भी कम आमदनी नहीं है। तुम जितना विदेश जाकर कमाओगे तो भले ही उसमें से थोड़ा कम ही, लेकिन उससे भी तुमको कोई घाटा नहीं होगा। लेकिन समीर के तो मन में विदेश जाने की जो लालसा बसी हुई थी, वह उसके माता पिता की बातों को कहाँ से सुनता। समीर ने काफी बहस किया। उसने कह दिया कि पापा, अब हम बड़े हो चुके हैं और आप हमें अपने ही उंगली पकड़कर सारी उम्र चलने को सिखाते रहेंगे। अब मैं कोई छोटा बच्चा नहीं रहा। फिर अनुराधा जी ने कहा, बेटा अभी तो घर में बहू आई है, मुझे भी कुछ बहू के साथ रहने दे, मुझे भी एक बेटी का सुख प्राप्त करने दे। तो समीर ने कहा, माँ, ये तो वो जिंदगी पड़ी है, अभी मेरे नौकरी का समय है, मुझे जाना ही होगा। फिर राजीव ने अपने भाई को समझाते हुए कहा कि भैया, तुम इतने लालची कैसे हो सकते हो। मुझे तो कोई सारी दुनिया की दौलत दे दे तो भी मैं मम्मी पापा को छोड़कर उनसे दूर कभी नहीं जाऊंगा। तो समीर ने कहा, अच्छी बात है, तू ही रह मम्मी पापा के साथ और उनकी सेवा कर। मुझे तो विदेश जाने का जो ऑफर मिला है वो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। समीर के विदेश चले जाने का अनुराधा जी और भानु प्रताप जी को दुख बहुत था। लेकिन अभी भी उनके पास राजीव था, तो उसी के सहारे उन लोगों ने फिर से अपने जीवन की नई शुरुआत की। धीरे धीरे समय बीतता गया। राजीव अपने माता पिता की ऐसी बातें मानता था कि जैसा कोई छोटा बच्चा। वह कभी मम्मी पापा के सामने कोई ऊंची आवाज या कि अपना निर्णय नहीं रखता था। इतना आज्ञाकारी बेटा। उसे भी शिखा नाम की लड़की की नजर लग गई। उसी के साथ कॉलेज में पढ़ती थी। उस शिखा के ऊपर आधे कॉलेज के लड़के मरते थे, लेकिन उस शिखा को ना जाने क्यों राजीव ही पसंद आया। राजीव जिस तरह से घर में शांत और सरल स्वभाव का था, उसी तरह से वह कॉलेज में भी शांत और किसी से भी ज्यादा बातचीत करने में रुचि नहीं रखता था। यहाँ तक कि कॉलेज पहुंच गया था, उसने अभी भी किसी लड़की से दोस्ती नहीं किया था, लेकिन शिखा ने उसे चुन लिया था। शिखा को भी ऐसा लड़का चाहिए था जो उसकी उंगलियों पर नाचे। जब राजीव को पता चला कि शिखा उससे प्यार करती है, तो वह सारी दुनिया को भुलाकर सिर्फ शिखा का ही होकर रह गया। वह अपने आप को बहुत नसीब वाला समझता था कि शिखा के ऊपर
पूरे कॉलेज के लड़के मरते हैं, लेकिन उनमें से शिखा ने मुझे पसंद किया। एक दिन शिखा ने कहा, राजीव, तुम अपने मम्मी पापा को मेरे घर कब भेज रहे हो? तो राजीव ने बोला, अरे, मेरे मम्मी पापा को तुम्हारे घर क्यों आना है? तो शिखा ने कहा, क्यों, शादी की बात करने नहीं भेजोगे? राजीव ने कहा, अभी तक तो मैंने अपने मम्मी पापा से भी नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो फिर तुम कब कहोगे? तुमने कहा क्यों नहीं? क्या मैं किसी से कम हूँ? मुझ में कोई कमी है जो तुम अपने माता पिता को बताने से डरते हो? तो राजीव ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है शिखा, तुम तो लाखों में एक हो। बस मुझे थोड़ा सा डर है कि मैं कैसे बात करूं अपने मम्मी पापा से। तो शिखा ने कहा, तुम डरते हो तो मैं ही तुम्हारे मम्मी पापा से बात कर लेती हूँ। तो राजीव ने कहा, देखो शिखा, मेरे घर वाले तुम बात करोगे तो कभी शादी के लिए तैयार नहीं होंगे। मेरे घर वालों को ये बात पसंद नहीं है कि खुद लड़की आकर अपने रिश्ते की बात करे। तो शिखा ने कहा, क्या तुम्हारे घर वाले इतने ज्यादा पुराने ख्यालों के हैं? तो फिर राजीव, हमारा और तुम्हारा मेल कैसे होगा? शिखा एक बहुत ही खुले विचारों वाली परिवार की थी। शिखा के पिताजी का बिजनेस विदेशों तक था। शिखा के पिताजी खुद ही क्लब, डांसर, हर जगह जाया करते थे और ड्रिंक भी करते थे। उसके घर में किसी चीज की रोक टोक नहीं थी। शिखा तो खुद ही शादी से पहले किटी पार्टी, मार्केट और पूरे खुले विचारों वाली थी। जब चाहती जब घूमती। उसके मम्मी पापा, उसके भाई उसे कभी रोक टोक नहीं करते थे। यहाँ तक कि उसके घर में उसके परिवार के सामने उसके दोनों भाई और उसके पिताजी बैठकर साथ में ड्रिंक किया करते थे। शिखा ऐसे माहौल में पली थी, इसीलिए उसने खुद ही राजीव को बोला कि मैं जाकर शादी की बात करती हूँ। तो राजीव डर सा गया। फिर शिखा ने कहा, तो ठीक है, मैं नहीं आती तो कुछ करोगे? मेरे पिताजी इसी हफ्ते विदेश जाने वाले हैं, उन्हें वापिस आने में काफी टाइम लगेगा। यदि तुम अपने घर वालों को मेरे यहाँ नहीं भेज रहे तो कोई बात नहीं, मुझे भी फिर कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो राजीव डरते हुए कहा, नहीं नहीं शिखा, ये तुम क्या बोल रही हो? मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारे घर नहीं भेज रहा हूँ? और तुम तो नाराज हो गई। क्या तुम मुझे इस तरह से छोड़ दोगी? प्लीज मुझे छोड़ो मत, तुमको पता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। शिखा ने इसी बात का फायदा उठाते हुए कहा, राजीव, मैं एक बात तुमसे क्लियर कर लेना चाहती हूँ। तुम जिस तरह से अपने घर वालों के बारे में बता रहे हो, तो तुम देखो, मेरे पिताजी और मेरे दोनों भाइयों का बिजनेस अमेरिका में ही है और मैं भी शादी के बाद अमेरिका ही जाकर रहूंगी। मेरे पिताजी भी वहाँ मेरे लिए बिजनेस तैयार करके रखे हैं और मेरे पिताजी के बिजनेस को तुमको ही संभालना होगा। तो राजीव एक पल के लिए डर गया, क्योंकि उसने अपने भाई को जब जाते हुए देखा था तो उस समय पर उसके माता पिता का दुख क्या था, वह सब उसके सामने ही था। तो राजीव ने कहा, कैसी बातें कर रही हो शिखा? भला मैं अपने माता पिता को छोड़कर अमेरिका कैसे जा सकता हूँ? फिर यहाँ मेरे बाद तो उनको संभालने वाला कोई नहीं रहेगा। शिखा गुस्से में बोली, तो सारी जिम्मेदारी का ठेका तुम ही लेके रखे हो। तुम्हारे भैया चले गए ना, तो क्या तुम्हारे माता पिता छोटे बच्चे हैं जो खुद का ध्यान नहीं रख लेंगे? और फिर तुम्हारे जाने के बाद यहाँ पर उनका गांव है, परिवार है, घर है, वह आराम से दोनों पति पत्नी रह लेंगे। मैं तो उसी लड़के के साथ शादी करूंगी जो मुझे अमेरिका में लेकर रहेगा और मेरे पिताजी के बिजनेस को संभालेगा। राजीव अब शिखा की बातों पर इतनी अच्छी तरह से आ चुका था कि उसे शिखा सही लग रही थी। आखिर भैया चले गए तो क्या मम्मी पापा छोटे बच्चे हैं जो नहीं रह लेंगे? शिखा की ये बात उसके मन में बैठ गई और वह उसी दिन जाकर अपने मम्मी पापा से बात कर लिया और सारी बात बता दी कि किस तरह से शादी के बाद मैं शिखा के पापा का बिजनेस संभालने अमेरिका चला जाऊंगा। पहले तो भानु प्रताप जी और अनुराधा जी ने बहुत मना किया, लेकिन जब राजीव नहीं माना, उसने बोल दिया कि यदि आप मेरी शादी शिखा के साथ नहीं करेंगे तो मैं आजीवन कुंवारा ही रहूंगा
लेकिन किसी और लड़की से शादी नहीं करूंगा। उसकी जिद के आगे भानु प्रताप जी ने उसकी शादी करवा दी और अनुराधा को समझाते हुए बोले कि सुनो अनुराधा, जिस तरह से चिड़िया के बच्चे पंख न होने तक ही अपनी माँ के सहारे रहते हैं, लेकिन जब उनके पंख खुद के उग जाते हैं, वह घोंसला छोड़कर खुद ही उड़ जाते हैं। फिर उन्हें माँ बाप के सहारे की जरूरत नहीं है। तो अब तुम्हारे बच्चों के भी पंख लग गए हैं, अब वह उड़ सकते हैं। इसीलिए उन्हें कब तक तुम घोंसले में बांध कर रखोगे? जाने दो उन्हें, अपनी उड़ान भरने दो। जब उन्हें कभी अपने घर की याद आएगी, तो वह जरूर इसी घर में वापिस आएंगे। तो अनुराधा जी अपनी आंसू को पोंछते हुए कहा, जी आएंगे, लेकिन तब तक बड़ी देर हो जाएगी। पता नहीं इनके लौटने तक मैं जिंदा भी रहूंगी कि नहीं। भानु प्रताप जी ने कहा, कैसी बातें करती हो? बेटे और बहू वहां खुशी से रहेंगे और तुम यहाँ अपने मरने की बात करती हो। क्या मैं तुम्हारे लिए कम हूँ? मेरा साथ तुम्हारे लिए कम है जो तुम इस तरह से बातें करती हो? मुझे तो तुम्हारे रहते किसी और की जरूरत ही नहीं है अनुराधा। अच्छा चलो, चाय बना कर लाओ और इसके बाद हम लोग बाजार जाएंगे। बहुत ही जल्दी शिखा और राजीव की शादी हो गई। शिखा ससुराल तो आई सिर्फ रस्मों को पूरा करने के लिए, लेकिन जब शिखा अपने मायके वापिस गई तो साथ में राजीव को भी ले गई। उसके बाद राजीव अपने ससुराल से ही मतलब शिखा के घर से ही उसके पापा के साथ अमेरिका चला गया। अपने माता पिता से मिलने भी नहीं आया। आज राजीव को भी जाकर 1 साल हो चुका था और अनुराधा जी और भानु प्रताप जी दोनों पति पत्नी अपने घर में रह गए थे। दोनों एक दूसरे को खुश रखने की काफी कोशिश करते थे। भानु प्रताप जी पेपर में पढ़े हुए न्यूज, चुटकुले, कहानियां अपनी पत्नी अनुराधा जी को सुनाते थे और दोनों साथ में बैठकर चाय पीते। अपना समय बिताने के लिए दोनों साथ में पार्क में जाते थे। यहाँ तक कि भानु प्रताप जी अपने घर के कामों में भी अनुराधा जी का हाथ बटाते। दोनों का अच्छी तरह से मन लगा रहता था। लेकिन भानु प्रताप जी की तबीयत खराब होने लगी। अब उनसे अपने दुकान का काम अकेले नहीं संभाला जा रहा था। एक दिन तो भानु प्रताप जी ने बिस्तर पकड़ लिया। अब घर में पैसों की भी थोड़ी तंगी आने लगी थी, तो भानु प्रताप जी ने अपनी दुकान बेच दिया और अब उसी से अपनी दवा और घर के खर्च के लिए पैसे आने लगे। एक दिन अनुराधा जी किचन में खाना बना रही थी। आज रात से ही भानु प्रताप जी का मन कुछ अलग सा लग रहा था। वह बड़ी बड़ी आंखें करके कभी तो अनुराधा जी को देखते, कभी तो चारों तरफ नजरें घुमाकर घर को देखते। तो अनुराधा जी ने कहा, जी आज आपको क्या हो गया है? आप मुझे इस तरह से क्यों घूर घूर कर देख रहे हो? चलो आंगन में चारपाई में लेटा देती हूँ, वहां थोड़ा सा धूप सेक लो। ऐसा लग रहा है कि आपको ठंडी लगी हुई है। वह सहारा देकर भानु प्रताप जी को आंगन में लेटा देती हैं और उनके लिए किचन में गरम गरम सूप बनाने आ जाती हैं। तभी भानु प्रताप जी को हिचकी आने लगती है। वह पानी लेकर भी जाती है, लेकिन अब तो उनका ऐसा लग रहा था कि हिचकी बंद ही नहीं होगी। अनुराधा जी के समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह अपने पड़ोसियों को भी आवाज देकर बुला लेती है। तो सभी का यही कहना है कि अब भानु प्रताप जी का अंतिम समय आ चुका है। वह बताती हैं कि यह रात भर से ना जाने क्यों मुझे ही घूर घूर कर देख रहे थे। कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन यह आज बोल भी नहीं पा रहे थे। सब लोग इकट्ठा होते गए। किसी ने उनके बेटे और बहुओं को भी फोन लगा दिया, तो दोनों बेटों ने यही जवाब दिया कि हम इतनी दूर अमेरिका में हैं, इतना जल्दी कैसे पहुंच सकते हैं। बेटों के इस तरह से जवाब शायद भानु प्रताप जी के कानों में भी पहुंच गए। अब तक उन्हें जो हिचकियां आ रही थी, तो शायद वह अपने बेटे और बहुओं का ही इंतजार कर रहे थे। लेकिन जब आसपास के लोगों ने यह खबर बताई कि अभी बेटे और बहू आने के लिए तैयार नहीं है,
भानु प्रताप जी की हिचकी बंद हो गई। वह एकटक आसमान की तरफ देखते रह गए। अनुराधा जी एक हृदय विदारक चीख के साथ वहीं गिर गई। अरे, ये क्या हुआ? सब पड़ोसी और आए हुए समाज के लोग अनुराधा जी को उठाकर उनके चेहरे पर पानी के छींटे मारने लगे और भानु प्रताप जी को खाट से उठाकर आंगन में नीचे लिटाया गया। फिर से एक बार उनके बेटों को फोन लगाए कि अब पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, अंतिम संस्कार के लिए तो आना ही पड़ेगा। लेकिन बेटों का वही जवाब, इतना जल्दी हम विदेश से नहीं आ सकते, हमारे गैर हाजिरी में ही पिताजी का अंतिम संस्कार कर दिया जाए। उनके घर में इकट्ठा हुए लोग एक दूसरे से, कोई कहता कैसी औलाद है, पैसे के मुंह में अपना फर्ज भूल गए, तो कोई कहता है दो बेटे होने के बाद भी पिता का मुखार बिंद कोई और देगा, तो कोई कहता क्या करे, पैसा से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं, ना माँ ना बाप। सबकी बातें अनुराधा जी की कानों में आ रही थी, लेकिन अनुराधा जी किसी को जवाब देती तो क्या देती। 13वीं तक अनुराधा जी के घर में मेहमानों और रिश्तेदारों को आना जाना लगा रहा, लेकिन 13वीं होते ही अनुराधा जी का इतना बड़ा घर बिल्कुल भूत हवेली की तरह लगने लगा। दोनों बेटों और बहू के जाने के बाद भी यह घर इतना उदास नहीं था जितना आज अनुराधा जी के पति के जाने के बाद हुआ। अनुराधा जी भगवान को कोसती कि मेरे पति के रहते मुझे क्यों नहीं बुला लिए अपने पास। आज पूरा 1 महीना बीत चुका था। अनुराधा जी सुबह की चाय लेकर अपने पति की कुछ तस्वीरों के साथ बैठी, उन्हें याद करके आंसू बहा रही थी। ना जाने सुबह से कब दोपहर के 3 बज चुके थे, अभी तक अनुराधा जी ने ना वह एक कप चाय पिया था और न सुबह से कुछ अनाज का एक दाना खाया था। तभी उनके घर की डोरबेल बजी। दरवाजा खोलते ही सामने उनकी सहेली खड़ी थी। अपनी सहेली को देखकर अनुराधा जी ग्लानि से भर उठी और उसके कंधे में सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। तभी अनुराधा जी की सहेली ने कहा, मुझे तो पता ही नहीं था, कल ही तुम्हारी पड़ोसन मुझे मार्केट में मिली तो उसने बताया कि तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया है। अनुराधा जी ने कहते हुए बताया कि देखो, यह इतना बड़ा घर मेरे पति ने अपने दोनों बेटों और बहुओं को रहने के लिए बनाया था, लेकिन आज यह घर मुझे सुनसान भूत बंगले की तरह लग रहा है। मैं तो सिर्फ रसोई घर से किसी कमरे में जाती ही नहीं हूँ। ऐसा लग रहा है कि यह जीवन कितना बड़ा हो गया है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अनुराधा जी अपनी सहेली को ढेरों दुख सुनाने लगी, तो उनकी सहेली ने कहा, अरे, इतना दुखी होकर जियोगी तो यह जीवन पहाड़ जैसा लगेगा ही ना, कैसे कटेगा। देखो, जिंदगी अभी बहुत बाकी है। जब इंसान चाहता है कि मैं इस दुनिया से जाऊं तो भगवान भी नहीं बुलाते। तुम मेरा ही देखो, मेरे पति को गए हुए 20 साल हो गया। मैंने अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर उसकी शादी ब्याह की। आज मेरा बेटा खुद की दुकान खोलकर अपनी पत्नी को लेकर अलग रहता है और मैं किसी बच्चे के घर में जाकर ट्यूशन पढ़ाती हूँ तो कुछ बच्चे मेरे घर में आकर पढ़ते हैं। इसी तरह से मैं अपने घर का खर्च भी निकालती हूँ और बच्चों के साथ मेरा मन भी लगा रहता है। देखो, तुम भी अपने जीवन को बदलने की कोशिश करो, कुछ ऐसा करो कि तुम्हारे अपनों की तुम्हें याद ना आए। राजीव और शिखा को अब अमेरिका आए हुए 3 साल हो चुका था। शिखा के पिताजी इतने ज्यादा शराब पीते थे कि उनकी दोनों किडनी खराब हो चुकी थी। उनकी तबीयत खराब होने की वजह से उनकी वहीं विदेश में ही मौत हो गई। अब शिखा के दोनों भाई शिखा को अपने बिजनेस से निकाल कर अलग कर देना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने कह दिया, जीजा जी, आप पिताजी के साथ बिजनेस करते थे तो वो अब रहे नहीं और हम दोनों भाइयों के
ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि किसी को अलग से रखें। तो आप अब अपना खुद का बिज़नेस देख लीजिए। राजीव अब बहुत परेशान हो उठा। शिखा से एक दिन उसने कहा कि शिखा, मैं अमेरिका में अकेला बिज़नेस नहीं कर सकता। तुम्हारे पिताजी के साथ कर रहा था, लेकिन अब मुझसे नहीं होगा। मैं कोई छोटी-मोटी नौकरी ढूँढ लूँगा। और हाँ, तुम भी अपने लिए नौकरी ढूँढ लो, क्योंकि मेरे एक अकेले के कमाने से इतने बड़े शहर में, इतनी बड़ी महंगाई में हमारा घर खर्च नहीं चलेगा। और वैसे भी शिखा, तुम्हारा इतना खर्च है कि मेरी नौकरी से तो खाने के अलावा कुछ बचेगा ही नहीं। तो शिखा ने कहा, राजीव, तुमको तो पता है कि मैं अपने पिताजी की कमाई में ऐशो आराम से पली हूँ। मुझसे तो कोई नौकरी चाकरी नहीं होगी। तुम खुद ही करो। राजीव बहुत परेशान होने लगा अपनी पत्नी की बातों पर। अब उसे अपने घर की याद आने लगी। तो उसने एक दिन कहा, क्यों ना हम लोग वापिस इंडिया चले और अपने ही गांव में रहकर कुछ करें। तो शिखा ने इंडिया आने से साफ मना कर दिया, लेकिन उसके दिमाग में एक आइडिया जरूर आया। उसने कहा, राजीव, तुम्हें बहुत अच्छे पैसे मिल सकते हैं, जिससे तुम बहुत बड़ा बिजनेस उन्हीं पैसों से शुरू कर सकते हो। तो शिखा की इस बात को सुनकर राजीव ने बोला कि ऐसा कौन सा आइडिया है जिससे हमें पैसे मिलेंगे, बताओ तो जरा। शिखा ने कहा, तुम अपने मकान में अपना हिस्सा क्यों नहीं ले लेते? आखिर सबके पिता अपने बच्चों को हिस्सा देते ही हैं। मेरे ही दोनों भाइयों को देख लो। मेरे पिताजी ने घर और बिजनेस दोनों में हिस्सा दिया। यहाँ तक कि मेरे पिताजी ने मुझे भी अपने साथ एक हिस्से में ही रखा था। तो राजीव ने कहा, कैसी बात कर रही हो? मेरे पिताजी जब इस दुनिया से गए तब तो हम लोग मिलने भी नहीं गए। अब अचानक मैं माँ से हिस्सा मांगने की बात कैसे करूं? तो शिखा ने फिर आइडिया बताया कि तुम अपने बड़े भैया से बात कर लो, क्योंकि किसे पैसा नहीं चाहिए, तुम्हारे बड़े भाई को भी तो हिस्सा चाहिए। तो उन्हीं से बात करो और फिर तुम दोनों भाई जाकर अपनी माँ से हिस्सा ले लो। राजीव ने कहा कि भैया को हिस्से की क्या जरूरत है, वो तो पहले से ही इतना बड़ा बिजनेसमैन है। वो जब गांव से आए थे तो उन्हें बहुत बड़ी नौकरी मिल गई थी यहाँ। अब तक तो उनके पास बहुत पैसा, बंगला, सब कुछ होगा। शिखा ने समझाते हुए कहा, अरे, लोग कितना भी अमीर हो जाएं, तो भी उन्हें पैसों की जरूरत तो पड़ती ही है। तुम एक बार अपने भाई से बात करके तो देखो। जब राजीव ने भैया से बात किया तो वह उनकी बातें सुनकर और भी परेशान हो गया, क्योंकि उसने जो सोचा था तो उससे कहीं अलग ही उसे सुनने को मिला। समीर ने बताया कि जब मैं वहां से आया तब मेरा बिजनेस बहुत अच्छा था, लेकिन हम दोनों की लापरवाही की वजह से, मेरी पत्नी और मेरे ऐश आराम और ज्यादा खर्च करने की वजह से हमारी नौकरी छूट गई। उसके बाद मैंने एक बिजनेस शुरू किया तो हमारा बिजनेस भी लॉस में चला गया। अब मैं एक छोटी सी नौकरी करता हूँ। मेरी पत्नी भी नौकरी में जाती थी, लेकिन इस समय वह माँ बनने वाली है, इसीलिए मैं किसी तरह से घर का खर्च चला रहा हूँ। तो फिर राजीव ने कहा, भैया, हम लोग यदि अपने घर को बेच देंगे तो उसमें से अच्छे खासे पैसे आएंगे और दोनों भाई आधा आधा लाकर यही अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। फिर दोनों भाई हिस्सा लेने की लालच में अपने घर पहुंच गए। जब वह लोग अपने घर आए तो देख रहे कि आज घर में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ थी और उनके घर की जगह एक बहुत बड़ा स्कूल बनकर तैयार था। वह आश्चर्य में थे कि यहाँ तो कभी मेरा घर हुआ करता था, लेकिन जब वहीं अपनी माँ को देखे तो जाकर माँ के पैरों को छुए। पहले तो अनुराधा जी को आश्चर्य हुआ कि यह दोनों मेरे बेटे ही हैं कि नहीं, लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखों को ऊपर नीचे तक घुमाकर देखा तो उनके दोनों बेटे समीर और राजीव उनके सामने खड़े थे। तो अनुराधा जी ने कहा, अरे, आज तुम लोग रास्ता भटक गए क्या? यहाँ कैसे? तो समीर और राजीव ने कहा, माँ, हम लोग तो आपसे मिलने आए हैं। फिर दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ देखकर उस स्कूल को देखते और यही इशारा कर रहे थे कि हम लोग जो सपना लेकर आए थे वह तो लग रहा कि पूरा नहीं होगा। फिर अनुराधा जी
अपने दोनों बच्चों को बैठने के लिए कह दिया और खुद बोली, रुको, मैं अभी खाना बनाने के लिए नौकर को बोल देती हूँ। अंदर जाकर जब उन्होंने नौकर को खाना बनाने को कहा, तो दोनों भाई इधर आपस में बातें करने लगे कि अम्मा यहाँ क्या से क्या कर डाली है। माँ ने तो पूरे घर को 3 माले का स्कूल बनाकर रख दिया, फिर हम अब इस घर को कैसे बेचेंगे। जब दोनों भाई खाना खा रहे थे, तो भी दोनों बहुत परेशान और उदास थे। तो माँ ने पूछा, कुछ बात है, तुम लोग इतना परेशान हो। दोनों भाई कुछ बोले नहीं। जब खाना खा लिए, तो समीर ने कहा, माँ, हम लोग यहाँ कुछ काम से आए थे। अनुराधा जी ने कहा, हाँ मैं समझती हूँ कि तुम लोग बिना काम मुझसे मिलने क्यों आओगे। मुझे पता है, तुम लोगों को मुझसे पैसा चाहिए ना, ये घर चाहिए। तुम लोग ये घर बेचने आए हो। अरे, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम लोगों को अच्छी तरह से समझती हूँ। तुम्हारे पिताजी को गए हुए 1 साल बीत गया, लेकिन तुम दोनों ने यह खबर नहीं ली कि मेरी माँ कैसी है। तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद मैंने 1 महीने तक चूल्हे में खाना नहीं बनाया। मैं भूखी प्यासी पूरा महीने तड़पती अपने पति की याद में, तुम दोनों की याद में रो रो के महीना गुजारी। वो तो भला हो मेरी सहेली रेखा का, जो मुझसे 1 महीने के बाद मिलने आई। उसने मुझे इस तरह से रोता तड़पता हुआ देखकर मुझे समझाया, और फिर उसने मेरे साथ मिलकर एक स्कूल बनाने का सुझाव दिया। अनुराधा जी की सहेली रेखा जी जब उनसे मिलने आई थी, तो उन्होंने अनुराधा जी को एक सही सलाह दिया कि मैं एक ट्यूशन टीचर हूँ और पहले मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया करती थी, तो मुझे स्कूल का काम करने का अच्छा तरीका मालूम है। इसीलिए हम दोनों मिलकर एक स्कूल तैयार करेंगे। उसके लिए हमें जगह मिलनी चाहिए। तो अनुराधा, तुम्हारा इतना बड़ा मकान, जिसको तुम किसी काम में तो नहीं ला सकती, तो एक इसी में स्कूल के रूप में परिवर्तन कर दो। इसमें बच्चे आएंगे, किलकारियां गूंजेंगी। हम दोनों मिलकर काम करेंगे, मास्टर भी रखेंगे, जिससे हम दोनों का मन अच्छी तरह से लगा रहेगा। और हम स्कूल में सारी स्कूलों से कम स्कूल की फीस रखेंगे और बच्चों को किताब और कापियां मुफ्त में दिया करेंगे। गरीब बच्चों के लिए हम ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट देने की कोशिश करेंगे और शिक्षा अच्छे से अच्छे देने की कोशिश करेंगे। तो यह आइडिया अनुराधा जी को पसंद आया। उन्होंने यही सब किया, जिसकी वजह से उनके स्कूल का नाम दूर दूर तक फैलने लगा। उनके स्कूल में अब जो ट्रस्ट देने वाले, समाज सेवा करने वाले लोग थे, वह भी अपना सहयोग देने लगे थे। अब तो अनुराधा जी ने गरीब बच्चों को एक टाइम का भोजन भी अपने स्कूल में रख दिया था। इसी तरह से गरीब बच्चों की सेवा और शिक्षा भी उनके स्कूल में अच्छी तरह से मिल रहा था। फिर अनुराधा जी ने अपने दोनों बेटों को कहा कि जो तुम लोग उम्मीद लेकर मेरे पास आए हो, वह अब तुम्हारी उम्मीद यहाँ पूरी नहीं हो सकती। जो हमारा दुकान था, तो वह मैंने तुम्हारी पिताजी के बीमारी में ही बेच दिया था, और यह स्कूल मैंने ट्रस्ट के नाम कर दिया है। यह स्कूल मेरे इस दुनिया से जाने के बाद भी चलता ही रहेगा। जब समीर और राजीव के हाथ कुछ नहीं लगा, तो दूसरे दिन सुबह होते ही वह ऑफिस अमेरिका चले गए। अब अपनी इस छोटी सी दुनिया में अनुराधा जी खुश रहने लगी थी। उनके पास अब अपने बेटों को याद करने के लिए भी समय नहीं था। वह अपने पति के तस्वीर के सामने सारी बात बताया करती थी कि आज तुम्हारे बेटे किस तरह से तुम्हारे बनाए हुए संपत्ति को बेचकर अमेरिका ले जाने के लिए आए थे, लेकिन मैंने जो काम किया है, तो तुम इस काम से खुश हो कि नहीं। उनकी आंखों में आंसू भर आए। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, जाने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब
मुझे आगे की कहानी बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।